ठीक है। आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल और नॉन केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। कल मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन करा था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको उसकी डेफिनेशन, उसकी ब्रांचेस, ठीक है, क्या क्या ब्रांचेस हैं और उसका इम्पोर्टेंस, ठीक है। आज हम उसका देखेंगे ऑब्जेक्ट, है ना, क्या उद्देश्य क्या है उसके, ठीक है ना। उसके हम लोग उद्देश्य पर डिस्कशन करेंगे, क्या क्या उद्देश्य है ना, उद्देश्य और महत्व, ठीक है, इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। जैव रसायन के उद्देश्य एवं महत्व, ठीक है। देखिए इसमें जैव रसायन या जीव रसायन दोनों की बात बराबर है, ठीक है। देखिए इसमें जीव रसायन का प्रमुख उद्देश्य, पहले आपको लेके आना चाहिए बेटा, कैसे होगा काम, बैठो बैठो से लिखो। क्या लिखा, जैव रसायन का प्रमुख उद्देश्य प्रकृति, उसके गुणों एवं विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों, जीव रसायन का प्रमुख उद्देश्य प्रकृति, उसके गुणों एवं विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का जंतु विज्ञान के साथ संबंध स्थापित करना है, संबंध स्थापित करना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीव रसायन का अंतिम उद्देश्य, कि जीव रसायन का अंतिम उद्देश्य सजीवों एवं निर्जीवों में संबंध स्थापित करना, सजीवों और निर्जीवों में संबंध स्थापित करना,
के अंतर को ज्ञात करना। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, जीव विज्ञान, जीव रसायन विज्ञान की अन्य शाखाओं जैसे रोग वनस्पति, जंतु, सूक्ष्म जंतु, एंडोक्राइनोलॉजी एनाटॉमी, शरीर विज्ञान, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी इत्यादि के बीच संबंध स्थापित करना है। लिखिए ऑब्जेक्ट, उद्देश्य, एक नंबर लिखिए। जीव रसायन के अध्ययन से हमें कोशिका एवं ऊतकों यानी ऊतक टिश्यूज, ऊतकों को निर्मित करने वाले अणुओं की संरचना एवं उनके गुणों का ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके अध्ययन से कोशिकाओं के अंतर्गत लाभदायक कार्यकारी अणु
कार्यकारी अणु या ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रवेश करने वाले अणु, कार्यकारी अणु या ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रवेश करने वाले अणु एवं कोशिकाओं से निकलने वाले अनुपयोगी पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होता है। अनुपयोगी पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके द्वारा हमें एंजाइम के उत्प्रेरक गुणों का ज्ञान होता है। एंजाइम के उत्प्रेरक गुणों का ज्ञान होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके द्वारा समस्त रासायनिक प्रक्रियाओं का ज्ञान होता है। इसके द्वारा उन समस्त रासायनिक प्रक्रियाओं का ज्ञान होता है जो आहार के विभिन्न घटकों को कोशिका यौगिकों में परिवर्तित करती है। कोशिका यौगिकों में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसके द्वारा हमें वंशानुक्रम का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके द्वारा हमें वंशानुक्रम का ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जीव रसायन से हमें जीवन के आणविक आधार का ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न प्रकार के रोगों के निदान का ज्ञान प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के रोगों के निदान का ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जीव रसायन से हमें नई औषधियाँ के निर्माण के आधार का ज्ञान प्राप्त होता है।
नेक्स्ट पॉइंट करने के लिए वंशानुगत रोगों के निदान में, वंशानुगत रोगों के निदान में भी जैव रसायन की प्रमुख भूमिका, जैव रसायन की प्रमुख भूमिका है। ठीक है, ये आपका हो गया इम्पोर्टेंस आपका बायोकेमिस्ट्री की ब्रांचेस और उसके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको लिखेंगे। जो भी पढ़ना है हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। ठीक है ना, जो सिलेबस है आपकी क्लासरूम में उपलब्ध है। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। pH एंड बफर। ठीक है, जल के गुण, pH और सांद्रता। लिखेंगे इसमें हेडिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। जल के गुणधर्म। ठीक है, इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें मेजर कंपोनेंट, यानी मुख्य घटक। सेकंड पॉइंट है एच बॉन्ड, यानी एच बंध। ठीक है, लिखो इसमें, लिखो पहले वाले में लिखिए आप, पहले वाले में लिखिए मेजर कंपोनेंट में जल हमारे शरीर का मुख्य घटक है। जल हमारे शरीर का मुख्य घटक है। जल का हमारे शरीर में, जल का हमारे शरीर में कुल भार का 70% होता है, या ऐसे लिख सकते हैं यह है कुल शरीर के भार का 70% होता है। कोशिका का, कोशिका मीन्स सेल। ठीक है, सेल को क्या बोलेंगे? कोशिका। कोशिका का 70 से 90% भाग जल द्वारा बनता है। सभी रासायनिक अभिक्रियाएं
जलीय माध्यम से में होती है। सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय माध्यम में होती है। अब लिखिए एच बॉन्ड। एच बॉन्ड एक जल के अणु एक जल के अणु की एक जल के अणु की ऑक्सीजन व एक जल के अणु की ऑक्सीजन व दूसरे जल के अणु की ऑक्सीजन के मध्य दूसरे जल के अणु के हाइड्रोजन के मध्य, हाँ, दूसरे जल के अणु के हाइड्रोजन के मध्य पाया जाने वाला आकर्षण बल, पाया जाने वाला आकर्षण बल H1 कहलाता है। क्या कहलाता है? H1 कहलाता है। क्या है? एक जल के अणु की ऑक्सीजन व दूसरे जल के अणु के हाइड्रोजन के मध्य पाया जाने वाला आकर्षण बल H1 या H1 कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से देखो, जल एक वन ऑक्सीजन, जल एक ऑक्सीजन व जल एक ऑक्सीजन, ठीक है, सिंगल व दो हाइड्रोजन परमाणुओं के मिलने से बनता है। जल कैसे कैसे निर्माण होता है? जल का एक क्या रहता, एक ऑक्सीजन रहता और दो हाइड्रोजन परमाणुओं के मिलने से वाटर का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से देखो, ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु विद्युत ऋणी होता है। विद्युत ऋणी होता है। ऋणी ऋणी ऋण लिखते हैं ना, ऋणी उधार लेने वाला, है ना। ऑक्सीजन परमाणु विद्युत ऋणी होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा हाइड्रोजन परमाणुओं को विद्युत धनी कर देता है। हाइड्रोजन परमाणु को विद्युत धनी कर देता है। इसके फलस्वरूप द्विध्रुव बन जाता है। द्विध्रुव बन जाता है जिसके कारण
प्रत्येक जल का अणु जल का अणु चार अन्य जल अणुओं से घिरा रहता है। चार अन्य जल अणुओं से घिरा रहता है। जैसा कि नीचे डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। एक ये डायग्राम बना लेना चाहिए, ठीक है। हो गया। इसके आगे नेक्स्ट लाइन से देखो। बर्फ में प्रति जल अणु चार हाइड्रोजन बंध बनते हैं। जबकि द्रवित जल में प्रति जल अणु
हाइड्रोजन बंध बनते हैं, 2-3 हाइड्रोजन बंध बनते हैं। यदि विभिन्न बंधों की मजबूती की तुलना करें, यदि विभिन्न बंधों की मजबूती की तुलना करें तो H बंध सहसंयोजक बंध व आयनिक बंध के बाद सबसे मजबूत बंध है। आयनिक बंध के बाद सबसे मजबूत बंध है। इसके नीचे ये रिएक्शन बना रहा है। ठीक है। ये लिखा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, H बॉन्ड यानी H बंध, आयनिक बंध, ठीक है। ये लिखा है वैन डर वाल फोर्स या वैन डर वाल बल। ठीक है। इसके आगे ये 2 पॉइंट हो गए थे, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखते हैं, अब लिखते जाना, ठीक है। पीएच ऑफ प्योर वाटर यानी शुद्ध जल की पीएच शुद्ध जल की पीएच कितनी होती है? 7, ठीक है। लिख लेना उसके सामने, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? शुद्ध जल की पीएच, प्योर वाटर ऑफ पीएच ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। चौथा नंबर हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक। इसके आगे लिखेंगे आप 0 डिग्री सी, 0 डिग्री सी अर्थात जल 0 डिग्री सी ताप पर जमकर बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। जब आपने देखा टेम्परेचर डाउन होता है, जैसे फ्रिज चलाते हैं हम लोग, तो उसमें टेम्परेचर डाउन कर दो तो क्या होता है? बर्फ, पानी जो जल लेता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्या लिखा आपने? 0.C अर्थात
जल 0 डिग्री सी ताप पर जमकर बर्फ में परिवर्तित होती है। ठीक है, 5वां नंबर पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट। यानी गलना। देखिए इसमें गलना को देखिए 0 डिग्री सी अर्थात बर्फ 0 डिग्री सी ताप पर पिघलती है। सिक्स नंबर पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक। इसमें लिखिए क्वथनांक में 100 डिग्री सी 100 डिग्री सेल्सियस अर्थात जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उबलकर भाप में परिवर्तित होता है। सेवन नंबर पॉइंट है कलर एंड टेस्ट। कलर एंड टेस्ट रंग व गंध। इसमें लिखिए रंग व गंध में लिखिए जल रंगहीन व गंधहीन होता है। यानी वाटर को कभी आप स्मेल करोगे तो कोई खुशबू नहीं आएगी उसमें और ना ही उसका कोई कलर समझ में आएगा कि कोई कलर है उसका। समझ में आता है? पानी लोगे आपको जल का कलर समझ में आएगा ना, उसमें खुशबू आती है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए सॉल्युबिलिटी 8 नंबर। सॉल्युबिलिटी यानी विलयता। विलयता इसमें लिखिए जल एक सर्वव्यापी विलायक है। जल एक सर्वव्यापी विलायक है। ध्रुवीय यौगिक इसमें आसानी से विलय हो जाते हैं। ध्रुवीय यौगिक इसमें आसानी से विलय हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नमक क्या है, जल में मिला दे तो पता नहीं पड़ता जल में नमक मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है। परंतु अध्रुवीय यौगिक इसमें अविलय होते हैं। अविलय होते हैं। जैसे तेल मिलाओगे पानी में क्या मिल जाएगा? अलग पानी दिखेगा, अलग जल दिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी।
जल का घनत्व, जल का घनत्व 997 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। जल का घनत्व 997 केजी प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 4 डिग्री सी तापमान पर 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व सर्वाधिक 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। 3 कर लेना इसको, ठीक है, उसमें भी 3 कर लेना, ठीक है। 1000 केजी प्रति मीटर की पावर 3 होता है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। इसलिए बर्फ जल में उतरती है, उतराती है, यानी ऊपर जैसे डालोगे तो ऊपर दिखने लगेगी और डूबती नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, 10वां नंबर पॉइंट देखिए आप, लेटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा। इसमें देखिए किसी पदार्थ की इकाई मात्रा को कलेक्टर गुप्त ऊष्मा किसी पदार्थ की इकाई का तापमान पदार्थ की इकाई मात्रा, क्या लिखा आपने, किसी पदार्थ की इकाई मात्रा को उसकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ की
उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा। स्पेसिफिक हीट इसमें लिखिए, किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का तापमान किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी यानी ऊष्मा संचालन। ऊष्मा संचालन देखिए, इसमें जल की ऊष्मा संचालकता उच्च होती है। जल की ऊष्मा संचालकता उच्च होती है। पच्चीस डिग्री सी तापमान पर 25 डिग्री सी तापमान पर जल की ऊष्मा संचालकता जल की ऊष्मा संचालकता जल की ऊष्मा संचालकता 0.6 W/m के होती है। लास्ट पॉइंट सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव। ये देखिए, जल का पृष्ठ तनाव उच्च होता है। जल का पृष्ठ तनाव उच्च होता है। जल का पृष्ठ तनाव उच्च होता है। 25 डिग्री सी तापमान पर 25 डिग्री सी तापमान पर जल का पृष्ठ तनाव 72 टाइम्स
डाइन्स अपॉन सेंटीमीटर, 72 डाइन्स अपॉन सेंटीमीटर होता है बादलों व वर्षा की जल की बूंदों का निर्माण, बादलों व वर्षा में जल की बूंदों का निर्माण जल की बूंदों का निर्माण पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है, पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। तेलों का पृष्ठ तनाव जल से कम, तेलों का पृष्ठ तनाव जल से कम 30 से 35, कितना है 30 से 35 डाइन्स अपॉन सेंटीमीटर होता है इसका ऑयल का, ठीक है। ठीक है।